नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं काफ़ी समय के बाद आपके सामने ये वीडियो ला रही हूँ। तो आज के मेरे वीडियो का विषय है राग के विभिन्न रूप और उनके प्रयोग के नियम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राग के जो अलग अलग रूप होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, उनको समझने से पहले चलिए हम पहले कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे पहला शब्द है प्रकाश, क्रम, नम्रता, कर्म, पर्वत, ट्रक, आशीर्वाद, दुर्व्यवहार। इन सारे शब्दों में हमें राग कहीं दिखाई नहीं पड़ा है, इस शब्द को छोड़कर, जिसमें देखिए पूरा राग को दिख रहा है, मगर और जगह राग की साउंड आ रही है, मगर आपको राग कहीं दिख नहीं रहा है। तो किसी न किसी रूप में राग इसमें प्रयोग हुआ है। अब वो कौन कौन से रूप में राग प्रयोग हुआ है, चलिए उसको समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये राग है। राग का जो सामान्य रूप होता है, ये आपका जब प्रयोग होता है तो राग आपको दिख जाता है, मगर ये जब अपने अलग अलग रूपों में प्रयोग होता है तब आप उसको दिखता नहीं है, मगर अपने रूप में वो प्रयोग होता है। तो उसके प्रयोग कौन कौन से रूप में होता है? जैसे ये चिन्ह दिख रहा है, एक ये चिन्ह दिख रहा है और एक ये चिन्ह दिख रहा है। तो ये सारे राग के ही रूप हैं। अब इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पदेन। इस चिन्ह को पदेन बोलते हैं। और इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? रेफ। इसको क्या बोलते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये चिन्ह कौन सा है? पदेन। और ये कौन सा चिन्ह है? रेफ। ठीक। और ये वाला चिन्ह भी मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी। चलिए हम फिर से उन पहले वाले शब्दों पे जाते हैं। अब ये देखिए, प्रकाश में आपको कौन सा चिन्ह दिख रहा है? ये वाला चिन्ह दिख रहा है। ये चिन्ह मैंने आपको क्या बताया था? पदेन। इसमें भी आपको कौन सा चिन्ह दिख रहा है? पदेन। इसमें कौन सा चिन्ह दिख रहा है? पदेन। इसमें रेफ। इसमें रेफ, ये वाला मैं आपको समझाऊंगी। इसमें रेफ और इसमें भी रेफ। तो अब जो रेफ का चिन्ह होता है वो व्यंजन के ऊपर लगता है। पदेन का चिन्ह जो होता है व्यंजन में नीचे लगता है। ठीक है। पदेन मतलब पद के पास। तो पदेन में जो रेफ, पदेन में जो होता है वो व्यंजन के नीचे लगता है, और रेफ में क्या होता है? व्यंजन के ऊपर लगता है। ठीक है। अब ये व्यंजन में जो ये चिन्ह लगते हैं रेफ और पदेन के, उसकी क्या विशेषता होती है वो मैं समझा रही हूँ। चलिए बच्चों, हम लोग रेफ पदेन की विशेषता को जानते हैं। पदेन का चिन्ह होता है ये वाला। तो ये जो पदेन का चिन्ह होता है ये पूरा रा होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरा रा। जब हम इसको पढ़ रहे हैं प्रा में हमें पा धसना पड़ा है कि रा धसना पड़ा है? प्रा। फिर से बोलिए, प्रा। तो अगर पा आधा होता तो क्या होता? पर। मगर हमें यहाँ पा की आवाज कम और रा की आवाज ज्यादा आ रही, यानी कि रा पूरा है और पा आधा है। तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर होगा कि पदेन का चिन्ह जिसके साथ लगता है, जिस व्यंजन के साथ लगता है, वो पूरा रा होता है। और जब ये पूरा रा किसी आधे व्यंजन के साथ लगता है तो ये इस चिन्ह के साथ आता है। इस चिन्ह को बोलते हैं पदेन। और ये हमेशा जो खड़ी पाई वाले चिन्ह, खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनके नीचे ऐसे लगता है। देखिए, पा में खड़ी पाई है, ये चिन्ह ऐसा लगा। का में खड़ी पाई है, चिन्ह नीचे लग गया। अब माँ में आते हैं तो माँ में भी खड़ी पाई है, इसमें ये चिन्ह नीचे लग गया। तो बच्चों, पदेन की विशेषता क्या होती है? पदेन यानी कि पूरा राग। ये जिस भी आधे व्यंजन के साथ लगता है तो ये इस चिन्ह के रूप में आता है, ये मैंने आपको बताया। और ये जो व्यंजन आधे होते हैं जिनमें खड़ी पाई होती है, उनके साथ जब प्रयोग होता है तो इस रूप में प्रयोग होता है। मगर सारे व्यंजन तो खड़ी पाई के नहीं होते। कुछ व्यंजन होते हैं जैसे गोलाकार होते हैं, जैसे ठा, टा, डा। तो जब ये व्यंजन पदेन, जब पदेन के रूप में रा जो होता है, जब इन व्यंजन के साथ आता है जो नीचे से गोलाकार होते हैं, तब उनका रूप क्या हो जाता है? इस तरीके से, जैसे ठा के नीचे, टा के नीचे और डा के। मगर ये पदेन कहलाता है। बस फर्क क्या होता है? जो व्यंजन खड़ी पाई वाले होते हैं, जब वो आधे होते हैं तब उनके साथ व्यंजन इस रूप में रा इस रूप में आता है, और इस रूप में आता है जब व्यंजन नीचे से गोलाकार होते हैं, वो तब ये पदेन जो होता है, पदेन का रूप ऐसे बदलता है। यही इसको पदेन ही बोलते हैं। ये दोनों पदेन के ही रूप है। बट क्या होता है? व्यंजन की अलग अलग विशेषता होती है, गोलाकार, खड़ी पाई वाले। ये बात समझ आ रही है आपको? अब देखिए, इसकी अब दूसरा आता है ये वाला व्यंजन, यानी कि रेफ। तो रेफ में क्या होता है? रेफ की विशेषता क्या होती है? रेफ की विशेषता क्या होती है? रेफ यानी कि आधा रा। बच्चों, ये आपको आधा रा और पूरा रा का मतलब समझ आ रहा है? आधा रा यानी कि पूरा रा यानी कि
पूरा रा यानी कि स्वर के साथ, स्वर के साथ यानी कि स्वर सहित। और आधा रा यानी कि, आधा रा यानी कि स्वर के बिना यानी कि स्वर रहित। ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि व्यंजन जो होता है हमेशा आधा होते हैं, स्वर के साथ ही व्यंजन लगता है तो पूरा हो जाता है। स्वर के बिना होता है तो स्वर रहित, स्वर के साथ होता है तो स्वर सहित। पूरा रा से मतलब यानी कि पदेन स्वर के साथ है रा, और रेफ यानी कि स्वर के बिना है यानी कि आधा रा है। अच्छा ठीक है, अब ये जो रेफ का जो चिन्ह दिख रहा है आपको व्यंजन, अब इसकी विशेषता क्या होती है? व्यंजन के ऊपर लगता है। देखिए व्यंजन के ऊपर लगा है, मगर इसका लगाने का तरीका क्या हो? लगाने का तरीका समझने के लिए जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तब हम देखिए, अब जैसे कर्म, अब कर्म को फिर से बोले कर्म, अगर रा इसमें पूरा होता तो इसकी आवाज होती कर्म। क्या आवाज होती? कर्म। हमारी आवाज क्या सुनाई पड़ी? कर्म। अब हमें ये पता करना है कर्म में हमें रा आधा सुनाई पड़ रहा है तो हमें लगाना किस पर है? का पर कि माँ पर। अब ये देखिए जो रेफ होता है, रेफ यानी कि आधा रा कभी भी शब्द के पहले व्यंजन पर नहीं आता। विशेषता क्या होती है? कभी भी शब्द के पहले व्यंजन पर नहीं आता। हम इसकी साउंड को फिर से सुनेंगे, कर्म। हमें ये रा की जो साउंड है, आधे रा की साउंड है, हमें कहाँ सुनाई पड़ रही है? का और रा के बीच में। कहाँ सुनाई पड़ रही है? का और माँ के बीच, सॉरी का और माँ के बीच में। हमें कर्म में आधे रा की आवाज कहाँ सुनाई पड़ रही है? का और माँ के बीच। अब हमारे तो सामने कंफ्यूजन क्या होता है कि ये आधा रा का पे लगेगा कि माँ पे लगेगा। इसका तो पहला नियम क्या होता है? कभी भी पहले व्यंजन पे आधा रा नहीं होता। ठीक है, अब हम इसको जब लगाना होता है तो जिस अक्षरों के बीच, जिन वर्णों के बीच या जिन व्यंजन के बीच में आधा रा सुनाई पड़ रहा तो हमेशा राइट हैंड पर रा आता है। किस पर आता है? हमेशा राइट हैंड पर। ठीक है, दहना अक्षर कौन? राइट यानी कि दहना, का बाया, माँ दहना। ये बात समझ में आ गई? अब फिर से चलिए, जैसे मैंने आपको बताया जिन व्यंजन के बीच में सुनाई पड़ा उसके जो दहने वाला व्यंजन होता है उस पर हम ये रा लगाते हैं। अब उसको लगाने का तरीका क्या होता है? जैसे आपने लिखा कर्म, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह मिल रही मुझे, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कर्म। अब ये बात तो समझ में आ गई कि आधा रा किस पे लगेगा? माँ पे। अब माँ पे हम कहीं भी लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। माँ पे हम कहीं भी नहीं लगाते, माँ पे जो ये खड़ी पाई दिख रही है ना, उसी से ही आपका आधा रा। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बच्चों, इन शब्दों के द्वारा हम चीज को दोहराते हैं। यहाँ लिखा है प्रदेश और हमें लिखना है प्रदेश। प्रदेश में रा हमें पूरा सुनाई पड़ रहा है तो कौन सा चिन्ह लगेगा? पदेन का चिन्ह। इसी प्रकार देखिए प्राचीन, हमें लिखना क्या है? प्राचीन। अब प्राचीन लिखना है तो हमें कौन सा चिन्ह लगेगा इसमें? पदेन का, कि रा इसमें पूरा सुनाई पड़ा है। उसी प्रकार उम्र में माँ पे पदेन। अब ये आता है देखिए आशीर्वाद, हमको लिखना है आशीर्वाद। आशीर्वाद में रा कहाँ सुनाई पड़ रहा है? शा और वा के बीच में, तो मात्र रा का रूप किस पर आएगा? वा के ऊपर आएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये व्यंजन बिना मात्रा के होता है तो खड़ी पाई पर लग जाता है। अब अगर इसके साथ मात्रा है तो ये जो आधा रा यानी कि रेफ वो आ जाएगा आपका मात्रा के ऊपर। अब ये क्या बन गया? आशीर्वाद। मुझे कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी ट्रक पे या कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं तो वो अधिकतर देखते हैं इस तरह से लिखा होता है। गलत लिखा है ना? अगर हम ऐसे लिखा देखें तो हम क्या पढ़ेंगे? आशीर्वाद। ठीक, अब ये सही कौन सा है? आशीर्वाद। देख बात समझ में आ रही है आपको? उसी प्रकार देखिए अगली वाली उस पर आते हैं। यहाँ लिखा है निधन, हमको लिखना है निर्धन। क्या लिखना है? निर्धन। रा कहाँ से पड़ा है? नी और धा के बीच में, तो रा किस पर आ जाएगा? धा की जो खड़ी पाई है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब ये आ रहा है दुर्व्यवहार, हमको लिखना दुर्व्यवहार। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूजन क्या है? दुर्व्यवहार, रा हमें कहाँ से पड़ा है? दु और वा के बीच में, तो हम उस नियम के अनुसार वा पर आना चाहिए। मगर यहाँ देखिए, यहाँ पे वा क्या है? आधा है।
अब इसका तीसरा नियम क्या आता है, जब व्यंजन आधा होता है तो उसके ऊपर रेफ का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि व्यंजन आधा है यानी कमज़ोर है, इसमें शक्ति नहीं है कि अपने शीश पर किसी को धारण कर सके। तो क्या कहता है यहाँ से कि भैया तुम तो पूरे हो, तुम पूर्ण हो, शक्तिमान हो, तो यहाँ पर हम राग को धारण कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, तीसरा नियम क्या होता है कि रेफ कभी भी आधे व्यंजन पर नहीं आता है। आपको बात समझ में आ रही है। अब इसे दुर्व्यवहार है, वह आधा है, नियम के अनुसार दा और वा के बीच में आना चाहिए, मगर ये वह आधा है तो ये व्यंजन जो होता है, जो पूरा व्यंजन होगा उस पर ये रेफ उसका प्रयोग उस पर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार देखिए अध है और हमको लिखना अर्ध है। क्या लिखना है, अर्ध है। एक सेकंड, इसे भी देखिए वही बात आ गई, अर्ध है तो रा कहाँ से पड़ा, आ और धा के बीच में, मगर धा क्या है, आधा है। आधा है, कमज़ोर है, इतनी शक्ति नहीं है, तो ये या से बोलेगा या तुम पूरे हो, मजबूत हो, पूर्ण हो, इसलिए तुम रा को अपने शीश पर धारण कर लो। तो ये तीसरे नियम के अनुसार रेफ का प्रयोग कभी भी आधे व्यंजन पर नहीं होता है। चलिए इन सब के बाद अब आशा करती हूँ आपको रेफ और पदेन का प्रयोग करना अच्छे से आ गया होगा। चलिए इसको हम थोड़ा और बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि हम रेफ पदेन का प्रयोग जैसे देखिए नीचे होता है इस तरीके का, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा है प दे श, हमें पदेन का प्रयोग करना है, मगर हमने क्या, हम भूले, हमको ऐसे करना था और हमने कर दिया ऐसे। तो ये सही है, हमने एक दिशा तो बदल दी। अब दिशा बदलने से क्या हो गया, इसका पूरा अर्थ चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर हमारा ये ऐसे होता है तो पदेन हो गया, अगर ये पदेन नहीं है, ये ऐसे है तो क्या हो गया, इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है ये हलंत का चिन्ह होता है। हलंत का मतलब क्या होता है, जिस भी व्यंजन के नीचे होता है तो वो व्यंजन आधा होता है। ये बात आपको ध्यान होगी, शायद व्यंजन ने मैंने आपको पढ़ाई भी होगी। ये जो एक चिन्ह होता है पदेन, और अगर हमने किसी व्यंजन के नीचे ऐसे लगा दिया तो कौन सा चिन्ह बन गया, हलंत का चिन्ह। ये पदेन नहीं कहलाएगा, पदेन कहलाएगा इस जो आपका राइट से लेफ्ट में जा रहा है, और जो आपका लेफ्ट से राइट में जा रहा है वो आपका हलंत का चिन्ह है। हलंत का चिन्ह का मतलब क्या होता है, जिस व्यंजन के नीचे लगा होता है वो व्यंजन आधा होता है। जैसे मैंने कहा, लिखा अच्छा, ठीक है, हमने इसके नीचे ऐसे लगा दिया तो ये क्या हो गया, अच्छा, यानी कि चा आधा है। ठीक, समझ आ गया आपको। उसी प्रकार एक और चिन्ह होता है, जैसे आपने भी पढ़ा ना, रेफ का चिन्ह। रेफ का चिन्ह क्या होता है, ऊपर लगता है। कई लोग गलती क्या करते हैं, अब देखिए इसको और समझते हैं हम। देखिए कई लोग क्या करते हैं, इसे लिखा है ग्रे और ये लिखा है गृह। अब इसको भी रा का रूप मान लेते हैं। आवाज देखिए, दोनों की आवाज में फर्क है, ग्रह गृह। तो ये क्या रा का रूप है, रा का रूप ये नहीं है, ये क्या है, री की मात्रा है। जब रेफ का पदे, जब रा का ये रूप व्यंजन के ऊपर आता है तब वो रेफ होता है। अगर ये नीचे आता है तो रा का रूप नहीं होता, ये क्या होता है, री की मात्रा होती है। और री क्या है, एक स्वर है। जैसे स्वरों की मात्रा होती है, जैसे री स्वर है, उसकी ये मात्रा ये रा के रूप में नहीं आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक देखिए, एक बहन चीज क्या है, पदेन में जब पदेन का चिन्ह ऐसे होता है, अगर आप इसको ऐसे लगा देंगे तो पदेन का चिन्ह ये हलंत हो जाएगा। हलंत हो जाएगा मतलब इसका अर्थ ही बदल जाएगा, और ये चिन्ह जिस अक्षर के नीचे आएगा वो अक्षर आधा होता है। उसी प्रकार ये चिन्ह रेफ, अगर हम व्यंजन के ऊपर लगा रहे हैं तो रेफ है, अगर व्यंजन में नीचे लगा रहे हैं तो री की मात्रा है, ये रा के रूप में नहीं आएगा, ये रा के रूप में नहीं आएगा। ये क्या होगा, ये री की मात्रा होगी, री एक स्वर है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको रेफ और पदेन के नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये देखिए, रेफ और पदेन के नियम हम समझ लेते हैं तो रा के सही रूप का प्रयोग करना सीख जाते हैं। जब रा का सही रूप का प्रयोग करें तो हम सही हिंदी से पढ़ पाते हैं और सही हिंदी को लिख पाते हैं। और ये और किसमें से बड़ा सहायता देता है, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय हमें इस नियमों को जब हम जान लेते हैं, इस नियम के अनुसार हम वर्ण विच्छेद को सही प्रकार से कर सकते हैं। चलिए एक बार उसका उदाहरण देखते हैं।
देखिए वर्ण विच्छेद में इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए हमारे सामने एक शब्द लिखा है उम्र। कौन सा शब्द लिखा है? उम्र। हमें इसको वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखा उ। अब ये उ क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है, तो इसमें स्वर में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। अब उ के बाद क्या आ रहा है? माँ। अब ये माँ आधा है कि पूरा है? जैसे मैंने बताया था पदेन होता है, पदेन में तो जो व्यंजन होता है वो आधा होता है, तो माँ आधा है। अब हमने हलन का चिन्ह लगा दिया। अब आ रहा है पदेन। पदेन यानी कि पूरा रा। अब ये आ गया पूरा रा यानी कि स्वर के साथ। हो गई ना आपको आसानी वर्ण विच्छेद करने में। उसी प्रकार देखिए दूसरा शब्द देखते हैं। देखिए बच्चों दूसरा शब्द है पर्वत। अब पर्वत का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले लिखा है पा। आपको पता है हर व्यंजन आधा होता है, उसमें स्वर मिला होता है, तो पा आधा। इसमें कौन सा स्वर मिला है? छोटा आ। अब उसके बाद हमें किसकी आवाज़ आ रही है? रा की। अब क्योंकि रेफ है तो रा यानी कि आधा रा, स्वर के बिना, इसमें छोटा आ नहीं लगेगा क्योंकि ये रेफ है। अब आ रही किसकी साउंड आ रही है? ता की। ता है, ता यानी कि आ के साथ, छोटे आ के साथ। समझ में आ रहा है आपको? उसी प्रकार देखिए तीसरी चीज भी समझ लेते हैं, गृह। अब ये रा का प्रयोग तो नहीं, रा का रूप तो नहीं है, ये क्या है? गृह। ये आपके स्वर के साथ आ रहा है, री की माँ। अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? गा आधा, इसके स्वर लगा, कौन सा स्वर लगा है? री। सॉरी, किसके साथ कौन सा स्वर लगा है? री। और उसके बाद किसकी आवाज आ रही है? हा आधा, यानी कि हलन लगा करके उसके साथ छोटा आ। हो गया ना क्लियर? आपका वर्ण विच्छेद करना आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक बार रेफ और पदेन के नियम फिर से दोहराते हैं। पहला नियम है पदेन का, पहला नियम है पदेन हमेशा पूरा रा होता है और यह जिस व्यंजन के साथ लगता है वह व्यंजन आधा होता है। दूसरा नियम क्या है? खड़ी पाए वाले व्यंजनों के साथ पदेन का चिन्ह ऐसा होता है और गोलाकार व्यंजनों के साथ इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, जो खड़ी पाई वाले होते हैं उनके साथ चिन्ह ऐसा होता है और जो गोलाकार होते हैं उनके साथ चिन्ह ऐसा होता है, और पदेन का प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी। अब चलिए आगे चलते हैं, रेफ के नियम और विशेषताएं समझ लेते हैं। अब रेफ के नियम और विशेषताएं दोबारा दोहराने के लिए देखिए क्या लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है इसमें। पहला नियम क्या है? रेफ हमेशा आधा रा होता है, ये मैंने आपको समझाया था, और व्यंजन के ऊपर लगता है। पदेन नीचे लगता है, रेफ ऊपर लगता है। आधा रा जिन दो व्यंजनों के बीच सुनाई पड़ता है उसके दाहिनी तरफ वाले व्यंजन पर लगता है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब देखिए इसका रेफ का तीसरा नियम क्या है? रेफ का प्रयोग कभी भी आधे व्यंजन पर नहीं लगता है। तो बच्चों आज के वीडियो में मुझे लगता है कि शायद आपको फिर पदेन का जो सही तरीके से प्रयोग होता है उसके नियमों का आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक बटन दीजिएगा। धन्यवाद। जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर करिएगा।